गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 3 है बेटा आपका तंतु से वस्त्र तक। तो बेटा, अत्यंत प्राचीन काल में जब मानव असभ्य था, उसे ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो वह पेड़ों तथा उस पेड़ों की पत्तियों तथा उसकी छालों से ही अपने शरीर को ढक लिया करता था। कृषि समुदाय में आने के बाद, बसने के बाद उसने धीरे धीरे उन सभी पत्तों तथा टहनियों से चटाइयां बनाना शुरू करा तथा वह अपने शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के ढंगों का उपयोग करने लगा। ठीक है बेटा। पहले के समय के लोगों को सिलाई का ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे जब सुई का आविष्कार हुआ, तो लोगों ने सिलाई करके कपड़े पहनना शुरू कर दिया और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाए जाने लगे, जो कि आज हम पहनते हैं। बेटा, कपड़े सिर्फ हमारे शरीर को ढकते ही नहीं है, बल्कि कपड़े हमें ठंड से, गर्मी से, बरसात से बचाते भी हैं। आगे चलते हैं। वस्त्र मानव की प्रमुख आवश्यकताओं में भोजन के बाद दूसरी आवश्यकता है। वस्त्र का उपयोग केवल शरीर को ढकने के लिए नहीं, बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए भी किया जाता है। आपने अपने आसपास कई प्रकार के वस्त्र देखे होंगे, जैसे कि ऊनी, रेशमी तथा और अन्य प्रकार के वस्त्र, जिनको अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है तथा जिनके जो मूल्य होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। वस्त्रों में विविधता। बाजार में विभिन्न प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हैं, जैसे सूती, ऊनी, रेशमी। तो बेटा, हमारे बाजार में क्या होता है, हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र देखते हैं, जैसे कि सूती, ऊनी और रेशमी। इन वस्त्रों का मूल्य भी अलग अलग होता है तथा इनका प्रयोग भी भिन्न भिन्न होता है। वस्त्र हमेशा मौसम के अनुसार पहने जाते हैं तथा वस्त्रों के ऊपर बने डिजाइन भी डिफरेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। आजकल बाजार में विभिन्न नामों वाले वस्त्र उपलब्ध होते हैं, जैसे सिल्क, शिफॉन, कॉटन आदि। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तंतु तंतु क्या है। वस्त्र का निर्माण विभिन्न प्रकार के तंतुओं से किया जाता है। तंतु के अर्थ को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो बेटा, तंतु क्या है। तंतु वह सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा धागों का निर्माण किया जाता है और धागों का उपयोग हम वस्त्र बनाने में करते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि तंतु वस्त्र बनाने वाली वह सूक्ष्मतम इकाई है जिससे कि धागे को बनाया जाता है। आगे देखते हैं। तंतुओं से धागा और धागे से विभिन्न डिजाइन के वस्त्र बनाए जाते हैं। सभी तंतुओं के आकार समान नहीं होते, उनके आकार, गुण, लंबाई एवं स्रोत में भिन्नता पाई जाती है। आगे बेटा आपका क्रियाकलाप। सूती वस्त्र के उस टुकड़े को चुनिए जिस पर हमने गतिविधि 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इससे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई ना दे, पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। आप देखेंगे कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनते हैं। तो बेटा, विभिन्न प्रकार के धागों को जब हम अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं, तो वो वस्त्रों का रूप लेते हैं। आगे चलिए। तंतु से धागे का निर्माण। जो हमारा तंतु होता है, उससे धागे का निर्माण कैसे किया जाता है। तो तंतु से वस्त्र बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम सूत का निर्माण करें, क्योंकि कोई भी धागा अपनी मूल अवस्था में उपयोग करने के लिए उपयोगी नहीं होता है, पहले उसको उपयोगी बनाया जाता है। तंतु से धागा बनाने के लिए तंतु की पहले कताई की जाती है और कताई के लिए चरखे, तकली और कताई की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका तंतु से धागे का निर्माण। आगे देखते हैं। धागे हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक रेशीय धागा, मिश्रित धागा और बहुरेशीय धागा। तो बेटा, जो आपका एक रेशीय धागा होता है, वह एक ही प्रकार के धागे से मिलकर बना होता है तथा ऐसे प्रकार के जो वस्त्र होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत, चमकीले
होते हैं, सुंदर होते हैं तथा केवल एक ही मुलायम और मजबूत तंतु से बना धागा रेशम का धागा होता है, इसलिए इसको एक रेशे धागा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, मिश्रित धागा। साधारण धागे एक ही प्रकार के तंतुओं से मिलकर बनते हैं, लेकिन आजकल जो फैशन चल रहा है, फैशन के अनुसार आजकल विभिन्न विभिन्न प्रकार के तंतुओं से मिलाकर वस्त्र बनाए जा रहे हैं। ऐसे तंतुओं को मिश्रित धागा कहा जाता है। आगे देखते हैं, बहुरेशीय धागा। तो कुछ बड़े आकार के तथा कुछ छोटे आकार के तंतु मिलकर एक बड़े धागे का निर्माण करते हैं, जिसको बहुरेशीय धागा कहा जाता है। इस प्रकार निर्मित धागे को आकर्षक, कोमल व सुंदर चमकदार होते हैं। आगे देखते हैं बेटा, तंतुओं के प्रकार। हम जानते हैं कि सभ्य मानव ने अनेक प्रकार के तंतु से वस्त्र तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। तंतुओं की प्राप्ति के स्रोत के आधार पर समस्त वस्त्र उपयोगी तंतुओं को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका बेटा प्राकृतिक तंतु, दूसरा है आपका कृत्रिम तंतु। तो प्राकृतिक तंतु ऐसे तंतु हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं तथा जो हमें पादप व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपके प्रमुख वस्त्र उपयोगी प्राकृतिक तंतु हैं ऊन, रेशम, कपास, जूट आदि। इसके अतिरिक्त खनिज स्रोतों से भी वस्त्र उपयोगी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम तंतु बेटा, कृत्रिम का तंतु ऐसे तंतु होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे वातावरण में नहीं पाए जाते, जिसको हम अपने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर प्रयोगशालाओं में बनाते हैं। तो ऐसे तंतुओं को कृत्रिम तंतु कहा जाता है, जैसे कि कृत्रिम तंतु पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक है। आगे चलते हैं, कुछ पादप तंतु। वस्तु तंतु तथा प्राकृतिक वस्त्र उपयोगी तंतु में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय तंतु कपास है। कपास मुख्यतः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में पैदा होती है। कपास का तंतु इसके फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है बेटा, तो कुछ पादप तंतु हैं जिसमें कि कपास है। कपास एक प्रचलित व लोकप्रिय तंतु है। इसकी जो मुख्यतः फसल उगाई जाती है वह मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु आदि में पैदा होती है तथा कपास के तंतु को इसके फल से अलग किया जाता है। कपास के तंतुओं के गुच्छों को कताई कहते हैं और बीज के फटने पर हमें कपास प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, रुई का जो बीज होता है उसको बिनोला कहा जाता है। रुई का बीज बिनोला कहलाता है। बीज के फटने पर कपास निकलती है। जो हमारा कपास होता है वो इतना ज्यादा श्वेत होता है जैसे उसे हिम ने ढक लिया हो। कपास हमारा बहुत अच्छा सफेद रंग का होता है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि जैसे कि उसे हिम ने ढक लिया हो। कपास बोलों से कपास को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जाता है। आगे देखते हैं, इसके बाद बीजों को कंकतन द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। बीजों को कंकतन द्वारा अलग करना कपास ओटना कहलाता है। आगे चलते हैं बेटा, आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। तो आजकल कपास को मशीनों के द्वारा ओटा जा रहा है। आगे देखते हैं बेटा, जूट। जूट कपास के बाद दूसरी बड़े पैमाने पर पैदावार की जाने वाली वस्तु है। जूट सबसे अधिक आसानी से मिलने वाला प्राकृतिक तंतु है। जूट को पटसन से प्राप्त करते हैं। पटसन पादप के द्वारा ये प्राप्त होता है तथा जूट को पटसन भी कहा जाता है। जो जूट की जो खेती होती है वो वर्षा ऋतु में होती है तथा जूट की जो फसल होती है उसको पुष्प की अवस्था में काटा जाता है। आगे देखते हैं, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। सूती धागे की कताई। सूती धागे की कताई कैसी की जाती है? आप स्वयं भी घर पे सूती धागे की कताई कर सकते हैं, इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आप घर पे रुई लीजिए तथा उसमें से एक धागा
खींचकर निकालिए और उसके बाद उसे ऐंठ दीजिए। ऐंठने के बाद जब आप उसमें से धागा निकालकर ऐंठते हैं तो एक विशेष प्रकार के धागे का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार आप सूती धागे की कताई कर सकते हैं। आजकल सूती धागे की कताई करने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चरखा, और चरखे का उपयोग हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने किया था। आगे देखते हैं। धागे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं? धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं, इसकी कई विधियां हैं। हम इनमें से दो विधियों का अध्ययन करेंगे, बुनाई तथा बंधाई। तो बेटा, बुनाई क्या होती है? बुनाई एक ऐसी विधि है जिसके अंदर दो समूह की सहायता से बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इसे हाथों से चलने वाली मशीनों के द्वारा तथा विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों के द्वारा भी बनाया जा सकता है। इसमें धागों का एक समूह तो स्थिर रहता है तथा दूसरा समूह हमारे डिजाइन के अनुसार, इच्छा के अनुसार तैयार होता चला जाता है। दूसरी विधि है बेटा आपकी बंधाई। बंधाई एक विशेष प्रकार की बुनाई है। आपने अपने घर में माताओं को स्वेटर बुनते देखा होगा। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी बंधाई में एकल धागे का उपयोग करके वस्त्र के टुकड़ों को बनाने में किया जाता है। आप किसी फटे मोजे को खींच कर देखिए, उसमें से एक धागा खींच कर देखिए, आप पाएंगे कि एक धागा खींचने के बाद वह सारा ही उधड़ता चला जाता है, उसके सारे धागे अलग होते चले जाते हैं। तो बंधाई बेटा हाथों तथा मशीनों से भी की जाती है। आगे देखते हैं। इस प्रणीय तथ्य, वस्त्र व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है। भोजन के उपरांत सर्वाधिक महत्व वस्त्रों का ही है। तो बेटा, भोजन के बाद वस्त्र हमारी दूसरी आवश्यकता है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई तंतु है। तंतु से धागे का निर्माण होता है तथा धागे से बुनाई द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। सबसे छोटी इकाई वस्त्र बनाने की तंतु है, जिनको रेशे भी कहा जाता है, और तंतु से धागे बनते हैं तथा धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। पटसन तंतु को प्रमुख रूप से पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। आगे देखते हैं बेटा, इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो बेटा, नंबर 1 है, वस्त्र हमारी रक्षा करते हैं सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से या उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी से, वर्षा से, गर्मी से और सर्दी से वस्त्र हमारी रक्षा करते हैं। रुई का बीज क्या कहलाता है? रुई का बीज बिनोला लूम गिनिन, बिनोला। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से पादप तंतु है? रुई, जूट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा, इनमें से कौन है पादप तंतु? रुई, जूट, दोनों। तो दोनों। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? तंतु 2 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वस्त्र निर्माण की कच्ची सामग्री की सबसे छोटी इकाई तंतु है। सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए डैश से तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रुई के पुंज से। पटसन तंतु को प्रमुख रूप से डैश से प्राप्त किया जाता है? पटसन पादप से। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। बीज के फटने पर कपास निकलती है। कपास और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं।
कपास को हम रुई भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट में रुई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न का सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, तंतुओं से धागा बनता है, सही। नंबर 2, कपास के तंतुओं के गुच्छों को बिनोला कहते हैं। कपास के तंतुओं के गुच्छों को बिनोला कहते हैं। तो बेटा इसका है आपका उत्तर, कपास के तंतुओं के गुच्छों को बिनोला नहीं कहा जाता। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, गलत। रुई से बिनोले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। रुई से बिनोले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सही। वस्त्र उपयोगी तंतु दो प्रकार के होते हैं, सही। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है, सही। आगे देखते हैं बेटा प्रश्न घ तथा क्रियाकलाप। तो बेटा इन दोनों ही प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।